हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेनिटी मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए एमडी यानी मशीन डिज़ाइन के चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसको आज हम कंप्लीटली यहाँ पर माइंडसेट कराएंगे। और देखिए 100% गारंटी है कि आपके क्वेश्चन पेपर यहाँ पर जो बीटीयूपी का पैटर्न बनेगा एकदम गारंटीड आपका यहीं से फंसेगा। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें, देखिए महामैराथन क्लास है इसकी। और जो स्टूडेंट्स क्या हैं अभी तक देखिए कुछ भी स्टडी नहीं किए, ठीक है, जो स्टूडेंट्स क्या हैं कुछ भी स्टडी नहीं किए हैं या नोट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है, या बुक नहीं लिए हैं, तो आपको एकदम देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है तो अब आपको यहाँ से जितना भी बस क्या है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बस उसे ही आपको फॉलो करना है, एकदम माइंडसेट करना है। और गारंटीड 100% है कि आपका पूरा का पूरा यहाँ से पेपर आपका यहीं से बनेगा। और देखिए मात्र एक वीडियो में ही पूरा का पूरा यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जितना भी यहाँ पर हम बताएंगे। और देखिए इसका जो हैंड रिटन नोट्स होगा जो एज अ पीडीएफ फॉर्म, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए चलते हैं सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट जो है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसे हम पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं और इसको एकदम माइंडसेट करते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, क्योंकि देखिए पर्सनल इशू की वजह से क्या है आपकी क्लासेज जो है प्रॉपर वे में महामैराथन क्लास आपकी नहीं स्टार्ट हो पाई थी। अब आपकी देखिए एकदम विदाउट टेंशन के आपको ये जो महामैराथन क्लास है ये आपको प्रोवाइड होंगी। ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महामैराथन क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया था 5th सेमेस्टर की जो क्लासेज हैं आपकी इसी चैनल पर चलेंगी। और जो फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के हैं उनकी क्लासेज आपकी भविष्य का जेई चैनल पर चलेंगी। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर। देखिए जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सेकंड चैप्टर का आपको नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। तो यहाँ पर देखेंगे सेकंड जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हमारा, तो फर्स्ट चैप्टर देखिए इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में कौन कौन से टॉपिक सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमको कवर करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर हम देख लेते हैं तो डिज़ाइन। ठीक है, अब मशीन डिज़ाइन है, डिज़ाइन तो डिज़ाइन में हमें डेफिनेशन देखनी है डिज़ाइन की, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं ये देखनी है। ठीक है, एडॉप्टिव, न्यू डिज़ाइन, डेवलपमेंट डिज़ाइन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सब इसमें हम आपको ये भी बताते चलेंगे कौन से टॉपिक आपके सिलेक्टेड हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आपके पुटअप होते हैं क्वेश्चंस, आपको इनको देखने हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद नेसेसिटी ऑफ डिज़ाइन, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी डिज़ाइन की, डिज़ाइन प्रोसीजर क्या होता है कि डिज़ाइन करने का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं गुड डिज़ाइनर के, जो गुड डिज़ाइनर होते हैं जो अच्छा डिज़ाइन करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, इसमें आ जाता है नेक्स्ट कंपेरिजन ऑफ डिज़ाइन एंड अनडिज़ाइन वर्क, जो डिज़ाइन वर्क है अनडिज़ाइन वर्क है इसमें क्या कंपैरिजन है, डिफरेंस है, ये आपको देखना है। सेकंड टॉपिक जो है वो है डिज़ाइन टर्मिनोलॉजी। अब देखिए डिज़ाइन टर्मिनोलॉजी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला डिज़ाइन टर्मिनोलॉजी वाला जो फैक्टर है, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा टॉपिक है आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको स्टार बना लेना है। और इसमें टॉपिक की बात करें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, FOS को क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है आपके एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पुटअप हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें फैक्टर अफेक्टिंग FOS। ठीक है, यानी फैक्टर्स कौन कौन से FOS हैं जो फैक्टर मतलब FOS के फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। ठीक है, और इसके रेड्यूस करने की मेथड कौन कौन से हैं तो इसको भी आपको यहाँ पर अभी बताएंगे। ठीक है, फटीग क्या होता है, ठीक है, जो रिवर्सिबल लोड होता है फटीग, इंड्योरेंस लिमिट क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। और ये दोनों आप पढ़ चुके हैं मॉस में, ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, तो इनको भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए टॉपिक जो है जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन क्या होता है। ठीक है, कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, आखिर मटेरियल का सिलेक्शन किस प्रकार से करते हैं और किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम करते हैं ये देखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, अर्गोनॉमिक्स, ये लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं तो अर्गोनॉमिक्स एंड एस्थेटिक कंसिडरेशन इन डिज़ाइन। ठीक है, जो डिज़ाइन कंसिडरेशन है इसमें अर्गोनॉमिक्स और एस्थेटिक्स क्या होते हैं। ठीक है, अर्गोनॉमिक्स ऑफ डिज़ाइन, मैन मशीन रिलेशनशिप क्या होता है, डिज़ाइन ऑफ इक्विपमेंट फॉर कंट्रोल एंड इन्वायरमेंट एंड सेफ्टी क्या होता है, एस्थेटिक कंसिडरेशन रिगार्डिंग शेप्स एंड कलर्स एंड सरफेस फिनिश क्या होता है, ये भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और देखिए ये आज का
नेक्स्ट मतलब लास्ट टॉपिक था। अब हम बात कर लेते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की, ठीक है। आखिर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे टॉपिक्स जो है ये क्या है, ठीक है। मतलब इनके पूरा का पूरा डेफिनीशन देखेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर। देखिए, अगर आपने देखिए अभी तक क्या है स्टडी नहीं किया है, नोट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है, या बुक नहीं लिया है आपने, तो देखिए आपको घबराने की ज़रूरत अब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बस क्या है, आपको जो नोटबुक है आपकी और उसके बाद पेन आपको लेकर चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टडी प्रॉपर वे में हो सके, ठीक है। और नोटबुक लेकर एकदम बैठ जाइए ताकि जो एग्ज़ाम टाइम अभी आएगा, ठीक है, एग्ज़ाम टाइम में आपको एक बार क्या करना है, क्विक रिव्यू कर लेना है जितना भी हम यहाँ पर स्टडी कराएंगे आपको, ठीक है। एक बार उसे क्या करना है, आपको एक बार यहाँ पर रिवीजन कर लेना है, ठीक है। रिवीजन करने से आपको पूरा का पूरा माइंडसेट हो जाएगा ये देखने के बाद। तो चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर डिज़ाइन क्या होता है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ डिज़ाइन। तो देखिए, डिज़ाइन यानी कि अभिकल्पन का तात्पर्य है ऐसी योजनाओं का निर्माण करना जिससे मनुष्य की किसी आवश्यकता की संतुष्टि हो जाए, ठीक है। अब आवश्यकता की संतुष्टि हो जाए मतलब जिससे क्या है, मनुष्य की यहाँ पर जो मैन है, ठीक है, इसका सेटिस्फैक्शन हो जाए। क्या हो जाए, सेटिस्फैक्शन हो जाए। अब सेटिस्फैक्शन हो जाएगा तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि मानव की आवश्यकता पूरी हो रही है, ठीक है। कोई भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं, ऐसी डिज़ाइन बना रहे हैं जिससे मनुष्य की आवश्यकता पूरी हुई, ठीक है। यानी कि हमने मान लीजिए कोई भी शॉप का डिज़ाइन बनाया, ठीक है, साबुन का, तो उससे भी क्या है, मनुष्य की आवश्यकता पूरी हो रही है, ठीक है। तो डिज़ाइन बनाकर वो हमारा सैंपल बन गया और प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, मनुष्य के काम आ रहा है, ठीक है, संतुष्टि पूरी हो रही है। तो ये सारा कुछ आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट है मशीन डिज़ाइन, एमडी क्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे मशीन डिज़ाइन। देखिए, मशीन डिज़ाइन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम सर्वप्रथम मशीन से लिए जाने वाले कार्यों को पहचान कर उन्हें परिभाषित करते हैं। उसके पश्चात विभिन्न उपलब्ध विकल्पों पर इंजीनियरिंग के विभिन्न सिद्धांतों के अकॉर्डिंग विश्लेषण एवं यानी कि एनालिसिस एंड सिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अंत में इनका क्या करते हैं, इवैल्यूएशन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का हमें ज्ञान हो जाता है, पता चल जाता है, ठीक है, लग जाता है। और इसके बाद देखिए इस विकल्प को ड्राइंग एंड प्रोटोटाइप यानी नमूने आदि के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आरंभ कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो मशीन डिज़ाइन है इसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जो सर्वप्रथम मशीन से लिए जाने वाले कार्यों को पहचान लेते हैं और उसके बाद उसे हम परिभाषित करते हैं और इसके पश्चात जो उपलब्ध विकल्प हैं इंजीनियरिंग के विभिन्न जो प्रिंसिपल हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसकी एनालिसिस एंड सिंथेसिस कर लेते हैं। उसके बाद इनका इवैल्यूएशन कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें पता चल जाता है कि ड्राइंग एंड प्रोटोटाइप जो है इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है और इसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि ये हमारा यही क्या होता है, मशीन डिज़ाइन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आखिर टॉपिक जो हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ डिज़ाइन, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिज़ाइन क्या होते हैं, तो देखिए टाइप्स ऑफ डिज़ाइन आपका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पुट अप हुआ है और इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा एडॉप्टिव डिज़ाइन, ठीक है। एडॉप्टिव डिज़ाइन यानी कि अनुकूली डिज़ाइन क्या होता है, डेवलपमेंट डिज़ाइन क्या होता है, एंड देन हमारा न्यू डिज़ाइन क्या होता है, ठीक है, न्यू डिज़ाइन। और यहाँ पर देखिए रैशनल डिज़ाइन क्या होता है, एम्पिरिकल, ये तो इसके सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। जो टाइप्स मेनली हैं आपके इम्पॉर्टेंट ये 3 है, ठीक है। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हो रहा है तो आप ये 3 भी लिख देंगे तो आपको जो मार्क्स है फुल मार्क्स आपको गेन हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो है ये इनके सब टाइप्स हैं, देखिए रैशनल, एम्पिरिकल एंड ऑप्टिमम, ठीक है, और इंडस्ट्रियल और कैड डिज़ाइन, ठीक है। ये बेस्ड ऑन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये जो है ये बेस्ड ऑन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये टाइप्स हैं इनके, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप जो डिज़ाइन है इनकी और देखिए एकदम माइंडसेट हो जाएगा, एकदम गारंटी है 100%, आप कभी नहीं भूलेंगे इनको कि आखिर ये है क्या। देखिए जो एडॉप्टिव डिज़ाइन होता है वो क्या होता है, ये देखिए एडॉप्टिव डिज़ाइन के सिस्टम में क्या होता है, ये जो एडॉप्टिव डिज़ाइन है इसमें एग्जिस्टिंग डिज़ाइन होता है, ठीक है, यानी पहले से बना हुआ डिज़ाइन होता है इस डिज़ाइन में, उसको हम क्या करते हैं उसमें छोटा से चेंजेबल मतलब चेंजेस करते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत कम चेंजेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसको मॉडिफिकेशन कर देते हैं उसका, यानी कि छोटा सा या माइनर चेंज के साथ हम उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं या पैरामीटर को चेंज करते हैं और मार्केट में रिक्वायर्ड प्रोडक्ट के डिमांड द्वारा हम इसे बना लेते हैं। आखिर मार्केट में डिमांड क्या है, रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या है उसके द्वारा हम बना लेंगे, और डिज़ाइन जो हो अडॉप्ट होगा हमें वही हमारा एडॉप्टिव डिज़ाइन कहलाता है। यानी कि आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए कि हमारा कहने का मतलब क्या है। देखिए जो एडॉप्टिव डिज़ाइन है, ठीक है, जो एडॉप्टिव डिज़ाइन है, एडॉप्टिव डिज़ाइन क्या है, मान लीजिए कोई भी पहले से बना हुआ डिज़ाइन है, ठीक है, यानी कि देखिए कहते हैं ना इंडिया जुगाड़ू है, तो इंडिया देखिए क्या करता है, थोड़ा सा मतलब जुगाड़ू का मतलब कि नकल कर लेता है, ठीक है, तो पहले से कुछ रहता है कॉपी कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है यहाँ पर देखेंगे कि कोई डिज़ाइन पहले से बना हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग डिज़ाइन, ठीक है, एग्जिस्टिंग डिज़ाइन। तो इसमें इस डिज़ाइन में हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे और कह देंगे कि ये हमने चेंज मतलब हमारा हो गया, तो यानी कि थोड़ा चेंज किया और माइनर चेंज के साथ हमने इसमें मॉडिफिकेशन कर लिया। अब जैसे बाइक्स आती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके उसका मॉडिफाइड उसे करा लेते हैं, तो ठीक है, तो वो हमारा एडॉप्टिव डिज़ाइन कहलाता है, ठीक है। मार्केट के अकॉर्डिंग मतलब अपने अकॉर्डिंग उसे ढाल लेते हैं। तो देखिए एग्जिस्टिंग डिज़ाइन यानी पहले से बना हुआ डिज़ाइन के उसके हम छोटा सा थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं और मॉडिफिकेशन कर देते हैं, और वो हम मार्केट में रिक्वायर्ड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि जो रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग हम मतलब प्रोडक्ट के डिमांड द्वारा बना लेते हैं। तो ये हमारा जो प्राप्त होता है डिज़ाइन उसे हम बोलते हैं एडॉप्टिव डिज़ाइन। सेकंड है हमारा, और देखिए इसमें हम थोड़ा सा जान लेते हैं, इसमें जो डिज़ाइनर होता है, ठीक है, जो चेंजेस कर रहा है उसको स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, मतलब नीड्स नहीं होती है, याद रखेंगे, ठीक है। सेकंड यहाँ पर देखिए हमारा जो है बेसिक नॉलेज से ही इसका काम हो जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज है तो भी ये मतलब चेंजेस कर लेता है, ठीक है, डिज़ाइन कर लेता है। और क्योंकि देखिए मॉडिफाई जो है मॉडिफाई मतलब इसमें टाइम भी कम लगता है, कॉस्ट भी इसमें कम लगती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन की, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि अधिकतर परिस्थितियों में डिज़ाइनर का कार्य पहले से उपलब्ध डिज़ाइन जो है उसमें नवीनीकरण करके उसे और अधिक मानव सेवा के लिए उपयोगी बनाना है। इस प्रकार के डिज़ाइन में डिज़ाइनर का अधिक योग्य तथा तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, यानी टेक्निकल नॉलेज अगर बेसिक पता है, टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा नहीं है तो भी ये डिज़ाइन कर सकता है एडॉप्टिव डिज़ाइन, ठीक है। देखिए सेकंड है डेवलपमेंट डिज़ाइन। तो डेवलपमेंट डिज़ाइन क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग डिज़ाइन है यानी कि पहले से बना हुआ डिज़ाइन उसमें मेजर चेंजेस करता है, यानी कि ज़्यादा चेंजेस करता है, ज़्यादा पैरामीटर को चेंज करता है, और उससे जो प्राप्त डिज़ाइन होता है उसे हम बोलते हैं उसके बाद जो प्राप्त मॉडिफाइड डिज़ाइन है वो हमारा कहलाता है यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट डिज़ाइन, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे डेवलपमेंट डिज़ाइन जो है, तो ये हमारा देखिए डेवलपमेंट डिज़ाइन होता है, ठीक है। इसमें टाइम एंड कॉस्ट जो होता है वो ज़्यादा लगता है, तो ये भी आप समझ सकते हैं क्योंकि मेजर चेंजेस करेंगे, ज़्यादा चेंजेस करेंगे, ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे, तो ये सारा कुछ इसमें आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें जो डिज़ाइनर होता है स्पेशल स्किल की आवश्यकता इसमें पड़ती है, तो इसमें आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार के डिज़ाइन का मूल विचार तो पहले से उपलब्ध विचार कर लिया जाता है, परंतु अंतिम डिज़ाइन पहले से बिल्कुल अलग तथा न्यू टेक्निक एंड न्यू मटेरियल से बना हुआ हो सकता है। क्योंकि देखिए जब क्या करेंगे डिज़ाइनर जो होगा जब मेजर चेंजेस करेगा तो वो क्या होगा अलग टाइप की दिखेगी, ठीक है, जो पहले से एग्जिस्टिंग डिज़ाइन है वो थोड़ा सा सेपरेट दिखेगी, ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। अब देखिए तो इसमें क्या है, इसमें डिज़ाइनर का अधिक योग्य तथा टेक्निकल नॉलेज होना आवश्यक है क्योंकि मेजर चेंजेस कर रहा है। तो एग्जांपल में आप समझ सकते हैं जैसे मॉडल ऑफ कार, ठीक है, ये हमारा होता है डेवलपमेंट डिज़ाइन का एग्जांपल। देखिए अब हम बात कर लेते हैं न्यू डिज़ाइन। आखिर न्यू डिज़ाइन क्या है, देखिए न्यू डिज़ाइन का मतलब आप नाम से ही समझ रहे हैं कि पूरा का पूरा जब हम डिज़ाइन आप मतलब एकदम स्टार्टिंग से जब हम कोई डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो या मतलब टेक्निकल नॉलेज के अकॉर्डिंग या साइंटिफिक लॉ के अकॉर्डिंग तब हम जो डिज़ाइन बनाते हैं वो हमारा न्यू डिज़ाइन, यानी कि हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल हम एकदम स्टेप बाय स्टेप आप नया डिज़ाइन बना रहे हैं, ठीक है, तो होता है न्यू डिज़ाइन। देखिए कोई भी डिज़ाइन है विथ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ और साइंटिफिक लॉ एंड बेसिक के अकॉर्डिंग जब हम कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं
तो वो हमारा न्यू डिज़ाइन कहलाता है। ठीक है, इसमें डिज़ाइनर जो होता है उसको रिसर्च एंड टेक्निकल एबिलिटी जो है और क्रिएटिविटी वेरी हाई होनी चाहिए। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। इस प्रकार के डिज़ाइन के लिए डिज़ाइनर को बहुत सा रिसर्च, टेक्निकल एबिलिटी और विचारों, क्रिएटिविटी ये होना आवश्यक होता है। इसके लिए डिज़ाइन जो है उसको उच्च श्रेणी का विचारशील, सहनशील तथा क्रिएटिव होना चाहिए। ठीक है, क्रिएटिव होगा तभी सोच पाएगा कि आखिर कैसे बनेगा, कैसे नहीं, थिंकिंग हाई कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए डिप्लोमा का मतलब है इमेजिनेशंस। ठीक है, आपको इमेजिनेशंस करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, डिज़ाइन ऑफ एनी मशीन्स। ठीक है, कोई भी मशीन होगी, ठीक है, उसका डिज़ाइन करना। अब देखिए हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम। ठीक है, सिस्टम की बेसिस पर ये टाइप्स देख लेते हैं इनके। तो जैसे आपका देखिए उसमें हो गया रैशनल डिज़ाइन। ठीक है, तो रैशनल डिज़ाइन में अगर हम बात करें तो रैशनल डिज़ाइन देखिए जैसे हो गया इन दिस डिज़ाइन। ठीक है, इस डिज़ाइन में मैथमेटिकल फार्मूला के द्वारा जब हम मतलब कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो वो हमारा होता है यहाँ पर रेशनल डिज़ाइन। ठीक है, जब मैथमेटिकल फार्मूला, बस ये आपको टर्म्स याद रखना है कि जब हम डिज़ाइन मैथमेटिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग करते हैं तो वो हमारा होता है रेशनल डिज़ाइन। देखिए यहाँ पर जब डिज़ाइन को उपलब्ध गणितीय सूत्रों के आधार पर बनाया जाता है तो ऐसी डिज़ाइन को रेशनल डिज़ाइन कहते हैं। नेक्स्ट है एम्पिरिकल डिज़ाइन। एम्पिरिकल डिज़ाइन क्या होता है, जब हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस एंड एम्पिरिकल फार्मूलास, यानी कि जो हमें एक्सपीरियंस है, एम्पिरिकल फार्मूलास हैं, उसके अकॉर्डिंग जब हम डिज़ाइन करते हैं तो वो हमारा होता है। और देखिए इसके बाद एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस जो हम डिज़ाइन करते हैं तो वो हमारा होता है यहाँ पर एम्पिरिकल डिज़ाइन। और यहाँ पर आप यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि जब डिज़ाइन को तैयार करने में अनुभविक और प्रयोग सिद्ध सूत्रों का यूज किया जाता है तो ऐसी डिज़ाइन को एम्पिरिकल डिज़ाइन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इसी में आता है। ठीक है, तो यदि डिज़ाइन को डिज़ाइन करते समय उनके बनाने में, ठीक है, यूज मशीन मतलब मशीनिंग जो प्रोसेस है एंड अवेलेबल मशीनरी के आधार पर बनाकर करें तो ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे एनी डिज़ाइन हो गया विद द हेल्प ऑफ मशीन प्रोसेस। ठीक है, अब मशीन प्रोसेस के अकॉर्डिंग जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कहलाता है। तो देखिए जो स्टूडेंट यहाँ पर समझ में आ रहा है, ठीक है, चैनल को जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। और यहाँ पर देखेंगे जो हमारी डिज़ाइन क्रिएट हुई वो हमारी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गई। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए और लाइक करते रहिए। ठीक है, ताकि हम यहाँ पर आपको नेक्स्ट वीडियो की जो यहाँ पर चैप्टर की जो वीडियो है वो भी जल्दी से ला सकें। आप देखेंगे यहाँ पर 4 जो डिज़ाइन है सिस्टम डिज़ाइन, यानी कि निकाय डिज़ाइन। तो ये क्या होती है और इसका पूरा का पूरा PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। किसी आंतरिक निकाय से जैसे कि अगर हम बात करें तो देखिए कोई भी आंतरिक निकाय है, सिस्टम है, उससे मतलब एलिमेंट से हम मिलाकर क्या करेंगे, देखिए जब हम क्या करेंगे मोर एलिमेंट से मिलकर कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिकल सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर हम क्या करेंगे कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिकल सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, यानी कॉम्प्लिकेटेड मतलब कठिन। ठीक है, तो ये हम इसका जब डिज़ाइन करते हैं तो ये हमारा सिस्टम डिज़ाइन कहलाता है। कई अवयवों से युक्त किसी जटिल यांत्रिक निकाय के डिज़ाइन को हम कहते हैं सिस्टम डिज़ाइन। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और एग्जांपल की बात कर ले तो डिज़ाइन ऑफ ओवरलोडेड जो व्हीकल होते हैं ओवरलोडेड, वो हमारा सिस्टम डिज़ाइन कहलाते हैं। नेक्स्ट डिज़ाइन जो है वो हमारा एलिमेंट डिज़ाइन। एलिमेंट डिज़ाइन क्या होते हैं, किसी यांत्रिक निकाय के किसी अवयव विशेष से संबंधित डिज़ाइन, ये हमारा एलिमेंट डिज़ाइन कहलाते हैं। एग्जांपल किसी कार के इंजन के पिस्टन हेड जो होता है इसकी डिज़ाइन हमारा एलिमेंट डिज़ाइन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट एंड लास्ट डिज़ाइन है वो हमारा कैड डिज़ाइन, यानी कि कंप्यूटर की हेल्प से जब हम कोई भी डिज़ाइन करते हैं तो वो हमारा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहलाता है। कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, तो जब हम डिज़ाइन करते हैं, मतलब जब हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं कंप्यूटर की हेल्प से तो वो हमारा कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर नेसेसिटी ऑफ डिज़ाइन, यानी कि हमें डिज़ाइन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो डिज़ाइंस एंड डिज़ाइन प्रोसेस की नीड मानव सभ्यता को आदिकाल से दृष्टिगत है, यानी कि बहुत ही पहले से, यानी कि आदिकाल से ही हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर हम बात करें
तो समस्याओं का हल यानी कि जो आइडेंटिफाई होता है, मतलब सॉल्यूशंस होते हैं वो, ठीक है, आइडेंटिफाई करना, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, सॉल्यूशंस करना, उनका पूर्व ज्ञान का उचित उपयोग करना, संसाधनों यानी कि रिसोर्सेज जो है उसका यूज़ करना, ऑप्टिमाइजेशन करना, स्टैंडर्डाइजेशन करना, ठीक है, और उपयोग में मतलब सरलता होती है, एस्थेटिक्स, अर्गोनॉमिक्स, और यहाँ पर मानव विकास और कोऑपरेशन, ठीक है, ये सारे हमें इसमें इसकी मतलब इसलिए हमें आवश्यकता होती है डिज़ाइन की। तो ये आप समझ सकते हैं। अब देखिए हम बात कर लेते हैं, अब यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन डिज़ाइन एंड अनडिजाइन वर्क। तो जो डिज़ाइन वर्क है अनडिजाइन वर्क है, ये भी आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखेंगे यहाँ पर डिज़ाइन वर्क, अनडिजाइन वर्क, ठीक है। तो नाम से ही आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि डिज़ाइन वर्क का मतलब जो डिज़ाइन करके हम उसमें उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। डिज़ाइन करेंगे तो हमें अच्छे से मतलब हर एक चीज़ समझ में आएगी, तो ये आपको समझ सकते हैं। और नॉन डिजाइन अनडिजाइन मतलब जो बिना डिज़ाइन के मतलब समझा जाए। तो समस्या को स्पष्ट रूप से डिफ़ाइन किया गया है इस डिज़ाइन में, और समस्या स्पष्ट रूप से अपरिभाषित नहीं हो पाती है, ठीक है। स्किल एंड नॉलेज की आवश्यकता इसमें होती है, इसमें नहीं होती है स्किल एंड नॉलेज की आवश्यकता, क्योंकि हम अनडिजाइन यानी कि डिज़ाइन बना ही नहीं रहे, तो हमें स्किल और नॉलेज की ज़रूरत क्या होगी। सेटिस्फैक्शन एंड जो होगा वो वेरी हाई होना चाहिए, जो संतुष्टि है इसमें लो होना चाहिए। और यहाँ पर देखें क्रिएटिविटी जो है वो भी काफ़ी हाई होनी चाहिए, इसमें लो होगी। स्टैंडर्डाइजेशन हाई होगी, इसमें लो होगी। रिसर्च एंड थिंकिंग जो है काफ़ी हाई होनी चाहिए, इसमें लो होगी, होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है डिज़ाइन प्रोसीजर। डिज़ाइन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी डिज़ाइन प्रोसीजर बार बार क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो डिज़ाइन प्रोसीजर है, इसको यहाँ पर कोई भी जो डिज़ाइन होगा, ठीक है, उसका जो प्रोसेस होगा, यानी कि कौन कौन सा प्रोसेस हम करते हैं डिज़ाइन करने में, ये प्रोसीजर कहलाता है। तो देखेंगे यहाँ पर इसको पूरा का पूरा पहले एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। तो कोई भी डिज़ाइन प्रोसीजर बार बार दोहराए जाने वाले विभिन्न चरणों यानी कि वेरियस स्टेप से बनी होती है, क्योंकि कई सारे स्टेप्स को हम जब फॉलो करते हैं हर एक पॉइंट को, तब हमारा प्रोसेस जो बनता है वो हमारा डिज़ाइन प्रोसीजर कहलाता है। मशीन या उसके पार्ट्स, देखिए यहाँ पर मशीन या उसके पार्ट्स के डिज़ाइन के लिए मूलभूत बातों को ध्यान रखते हैं और उन्हीं बातों के आधार बनाकर चरणबद्ध तरीके से डिज़ाइन वर्क फाइनल किया जाता है। यदि किसी चरण द्वारा प्राप्त हल परीक्षा में असफल हो जाता है तो उस चरण को क्या करते हैं, नए हल के लिए दोहराया भी जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एग्ज़ाम में ज़्यादा आता नहीं है आपका, वेरियस स्टेप्स फॉर मैकेनिकल डिज़ाइन मतलब मशीन डिज़ाइन, सॉरी, ठीक है, एमडी। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको डिज़ाइन प्रोसीजर में आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आवश्यकता की पहचान, आखिर आपको आवश्यकता क्या है इसको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमें जानना है कि आखिर हमारी समस्या इससे सॉल्व हो रही है, इस डिज़ाइन को डिज़ाइन करने के मतलब कंप्लीट करने के बाद कि नहीं हो रही। उसके बाद उसकी एनालिसिस करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, ठीक है, चेकिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। फिर हम मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद हम प्रोसेस का सिलेक्शन करेंगे, चुनाव करेंगे, और इसमें हम टेस्टिंग इवैल्यूएशन करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, ठीक है। ये सारा कुछ हमें देखना पड़ता है। फिर हम रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे, ठीक है, अभिलेखीकरण करेंगे, और हम मतलब अभिलेखीकरण करने के बाद हम इसका रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा डिज़ाइन प्रोसीजर कहलाता है। इसी तरह से आप इसका फिगर बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लाइक करते रहिए एकदम, ताकि यहाँ पर हम भी क्या हैं मोटिवेटेड होते रहें और आपका नेक्स्ट चैप्टर आपको मिल जाए। यहाँ पर देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डिज़ाइनर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डिज़ाइनर, ये लिख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, इरेज हो गया है। तो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड डिज़ाइनर के जैसे, और देखिए इसमें आपको 6 पॉइंट लिख देंगे, तब भी आपको पूरा का पूरा मार्क्स जो है वो आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। आपको देखिए क्योंकि ये भी आपका इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
तो एक कोई और पॉइंट दे सकता है, उसके बाद कह देगा कि गुड डिज़ाइनर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको भी बताइए। तो यहाँ पर आप बता देंगे जो मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज ड्राइंग स्किल जो है वो भी होना चाहिए, क्योंकि ड्राइंग स्किल का मतलब डिज़ाइनर होगा तो उसको ड्राइंग स्किल की मतलब ड्राइंग स्किल तो आना ही चाहिए, तभी तो वो डिज़ाइन कर पाएगा। और यानी कि मल्टीपल नॉलेज होना चाहिए उसको, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, यानी कि वो सोचने वाला होना चाहिए, कलात्मक होना चाहिए, टेक्निकल कॉम्पिटेंस भी होना चाहिए। और उसके बाद देखिए फुल विथ टीम स्पिरिट, और टीम के साथ उसको काम करने की भावना होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग हाई होनी चाहिए, यानी कि क्विकली वो डिसीजन मेकिंग करे। हार्ड वर्किंग एंड एंथुसियास्टिक होना चाहिए, और टॉकिंग इनिशिएटिव एंड बीइंग परसिस्टेंट होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये गुड डिज़ाइनर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। 9 में से आप 6 भी लिख देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि FOS, ठीक है। अब FOS में के बाद यहाँ पर देखिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ये क्या होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। आप इसको स्टार बना लेना है, ठीक है, जितने चाहें उतने स्टार आप बना लीजिए इसे, ये आना ही आना है इस बार एग्ज़ाम में। देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, फार्मूला आपको लिख देना है, और फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर तो जान लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है। तो देखिए यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी एलिमेंट्स द्वारा सहन किए गए जो अल्टीमेट लोड है, यानी कि इंड्योर किए गए, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, जो एलिमेंट है इसके द्वारा जो सहन किए गए अल्टीमेट लोड और परमिसिबल लोड, ठीक है, इसको हम वर्किंग लोड भी कहते हैं। इसका जो रेशियो होता है, अनुपात जो होता है, यही हमारा कहलाता है FOS, यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बहुत ही इजी है, आपको क्या करना है, देखिए जो एलिमेंट है, ठीक है, जो एलिमेंट है उसका अल्टीमेट लोड और वर्किंग लोड, या इसी को हम परमिसिबल लोड भी बोलते हैं, तो इसका रेशियो ही यानी कि UL/WL इज कॉल्ड, हमारा कह सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड एंड परमिसिबल लोड इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है, इसी को हम कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये आप फार्मूला लिख देंगे। उसके बाद देखिए हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं F क्या, मतलब F और बेस में S, तो मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन अवेलेबल स्ट्रेस भी इसे हम, इसका फार्मूला होता है। इसकी जो वैल्यू होती है, देखिए कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कंपटीशन में, तो इसको भी आप याद रखेंगे। देखिए तो इसकी वैल्यू होती है 4 से 5। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, या इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ FOS। तो यहाँ पर देखेंगे किसी मशीन पार्ट का डिजाइन करते समय FOS का चयन कार्यकारी परिस्थितियों, यानी कि वर्किंग कंडीशन तथा पिछले अनुभवों के आधार पर डिजाइनर द्वारा किए गए निर्णय पर निर्भर करता है। यानी कि जो पुराना एक्सपीरियंस होता है उसी के अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, डिजाइनर। आप देखेंगे किसी मशीन पार्ट्स को डिजाइन करते समय फैक्टर ऑफ सेफ्टी के चयन को वेरियस फैक्टर द्वारा प्रभावित करते हैं, यानी अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि जो लगाए गए लोड है, ठीक है, लोड एंड नेचर, लोड एंड, यहाँ पर देख लेंगे जो पहला अफेक्ट है वो हमारा है लोड एंड नेचर, तो ये अफेक्ट करता है अंग का निर्माण करते समय उत्पन्न जो स्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस की वैल्यू यानी प्रतिबलों का मान और उसका नेचर, ठीक है, अंग के असफल होने की, यानी कि जो एलिमेंट्स फेलियर है उसकी दशाएं, अंग के डिजाइन में मानी गई जो एजम्पशंस हैं ये भी इसको अफेक्ट करता है। पुर्जे के फेलियर, यानी कि अंग के फेलियर से होने वाली जो लॉस है इसको भी ये अफेक्ट करता है। यूज मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ तथा वास्तविक कार्यकारी दशाओं में उन गुणों के स्थायित्व रहने की संभावना, ठीक है, ये भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन, तो देखेंगे यहाँ पर जो हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है ये क्या होता है। अब देखिए एकदम आपकी यहाँ पर क्लासेस एकदम आपको कुछ भी सोचना नहीं है, बस आपको एकदम माइंडसेट करते चलना है, ठीक है। पानी मत पीजिए, आपको थोड़ा सा पानी करने का भी ब्रेक मिल जाएगा, ठीक है। बस अभी क्या है एकदम माइंड सेटअप करना है, एकदम फ्रेश माइंड में आपको एकदम पढ़ते चलना है, ठीक है, स्टडी करते चलना है। आप देखिए स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है,
तो जब एक मशीन पार्ट्स का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। मान लीजिए कोई मशीन पार्ट है, उसका क्रॉस सेक्शन बदलेगा, ठीक है, बदलता है, तो उस पार्ट में यानी पॉइंट पी पर स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। मतलब समझे कि कोई भी मशीन पार्ट है, ठीक है, कोई भी क्या है मशीन पार्ट है, जब उसका क्या होगा, क्रॉस सेक्शन यानी कि एरिया क्या होगा, एरिया में चेंजमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए कोई मशीन पार्ट है, जब इसका एरिया चेंज होगा यानी कि क्रॉस सेक्शन क्या होगा, बदलेगा, तो उसकी जो स्ट्रेस की वैल्यू है, स्ट्रेस की जो वैल्यू है उसमें भी चेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए आकार में हुए अचानक परिवर्तन, यानी कि जो उसके बाद आकार उसका बदलेगा ही, ठीक है, क्योंकि जब क्रॉस सेक्शन बदलेगा तो उसकी जाहिर सी बात है कि जो शेप है वो आपकी बदलेगी, ठीक है। तो अचानक यानी कि एब्रप्ट चेंजमेंट के कारण स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाली असमानता, इसको ही हम कहते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी मशीन पार्ट है, ठीक है, इसका जब क्रॉस सेक्शन बदलेगा तो इसकी स्ट्रेस की वैल्यू बदलेगी। अब स्ट्रेस की वैल्यू बदलेगी तो जो क्रॉस सेक्शन जब चेंज होगा तो उसकी शेप एंड साइज में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो उस परिवर्तन के कारण स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाली असमानता, अब देखिए जो स्ट्रेस क्या होगा, जहाँ पर क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा वहाँ स्ट्रेस मतलब अलग होगा, और जहाँ क्रॉस सेक्शन कम होगा यानी एरिया कम होगा वहाँ स्ट्रेस अलग होगा। तो इस असमानता को ही अलग अलग यानी कि असमानता को ही समान नहीं है, तो इसको ही कहते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसे हम स्ट्रेस राइजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस राइजर। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर अंग में बने हुए होल्स, ठीक है, और कीवे, नोचेस, थ्रेड्स, गियर, रूट, सरफेस रफनेस, स्क्रैचेस एक्सेट्रा के कारण प्रत्येक प्रकार के स्ट्रेसेस में यह समस्या उत्पन्न हो जाती है, पाई जाती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे आप फिगर देख सकते हैं, तो मान लीजिए कोई मशीन पार्ट्स है, तो इसका यहाँ पर देख सकते हैं आप कि क्रॉस सेक्शन जो है, यहाँ पर एरिया इसका क्या है, यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट, देखिए यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन इसका ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, क्योंकि एरिया कम है, ठीक है, ये ज़्यादा है, तो हमारी अलग अलग स्ट्रेसेस होंगी, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। तो ये इस असमानता को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर। तो इसके अकॉर्डिंग बात कर लें तो देखिए फिगर में क्या कहा गया है, अंग के बाईं तरफ के क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक होने से स्ट्रेस वैल्यू कम रहती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारी अगर यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर क्रॉस सेक्शन हमारा ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो क्रॉस सेक्शन जो ज़्यादा है यहाँ पर हमारी स्ट्रेस की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर वैल्यू जो हमारी स्ट्रेस की होगी वो कम होगी, और यहाँ पर हमारा क्रॉस सेक्शन जो है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन जो है यहाँ पर कम है, तो स्ट्रेस की वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी। तो ये आपको याद रखना है, जहाँ पर कम होता है इस क्रॉस सेक्शन वहाँ स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर दाईं तरफ देखिए लिखा है कि दाईं तरफ यह इस एरिया कम हो जाता है, अंग में लगने वाले बलों व प्रतिबलों का पुनः वितरण जो है वो होता है। अंग के किनारों का जो पदार्थ है वो औसत मान से अधिक स्ट्रेस वहन करता है। इस प्रकार क्या होता है, स्ट्रेसेस के एक जगह एकत्र हो जाने को ही, या कह सकते हैं कि एक जगह स्ट्रेस हमारा क्या होता है, एकजुट हो जाता है, यानी कि इकट्ठा हो जाता है, उससे बोलते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन। इसको स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखिए आखिर रिड्यूसिंग मेथड क्या है। तो मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन, तो इसके मेथड्स देख लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए आपको दो चीज़ बता दें, एक आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ठीक है, और इट्स मेथड्स यानी कि रिड्यूसिंग मेथड्स, ये दोनों आपका इम्पॉर्टेंट है और 5 नंबर में आपका आना निश्चित है। तो इनको आपको एकदम अभी से माइंड सेट कर लेना है। देखिए पहला आपको ये गाथा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल लिख देना है कि नोचेस बनाकर, ठीक है, या पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं और फिगर बनाकर उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंडर कट करके, अंडर कट का मतलब यहाँ से देखिए इस टाइप से कर्व दे दिया। नोचेस मतलब आप वी शेप में या यू शेप में, ठीक है, इस टाइप से आपको नोचेस, यही हमारे होते हैं कि नोचेस यानी कट करके, ठीक है, वो हमारे नोचेस होते हैं।
तो नमन घूर्ण की स्थिति में अवयव हम क्या करते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। नमन घूर्ण की स्थिति में कोनों आदि पर प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन को फिलेट या अंडरकट करके या नोचेस बनाकर हम कम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा, जैसे अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले जो हमारा आप लिख सकते हैं पॉइंट में, फर्स्ट नंबर पॉइंट आप लिख सकते हैं कि फिलेट करके। ठीक है, फिलेट करने का मतलब कि जैसे अभी हमने आपको फिगर दिखाया था, ये देखिए ये वाला, तो इसमें क्या है, ये मान लीजिए पहले क्या था हमारा, इस टाइप से था, ये जो फिगर है हमारा इस टाइप से था, इस टाइप से हमारा था। देखिए यहाँ पर इस टाइप से था, तो इसमें हम क्या करेंगे, फिलेट कर देंगे। फिलेट का मतलब ये जो कोना है इसे हम ये इस टाइप से टेपर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फिलेट होता है। तो इससे हमारा इसे क्या मतलब कह सकते हैं कि हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन सबसे पहले जो रिड्यूस करेंगे वो हम यहाँ पर फिलेट करके हम रिड्यूस कर सकते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन को। ठीक है, सेकेंड आप मेथड लिख देंगे यहाँ पर कि नोचेस बनाकर, ठीक है, या अंडर कट करके फिगर आप बना देंगे। उसके बाद लिख देंगे, आपको यहाँ पर लिख देना है या थ्रेड इन करके। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, कीवे बनाकर लिख सकते हैं आप इस टाइप से। देखिए कीवे बना के मतलब स्ट्रेस कंसंट्रेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए सॉफ्टो की जो कुंजी मार्ग होगी यानी कि कीवे के पास क्या करेंगे, स्ट्रेस कंसंट्रेशन को हम कम करने के लिए उनके निकट एक होल बना देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो हमारा स्ट्रेस फ्लो लाइन्स होती है कोनेदार हिस्सों से दूर चली जाती है और हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन हमारा रिमूव हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर ये हमारा, इसको हम बाद में देखेंगे, एर्गोनॉमिक्स एंड एस्थेटिक जो है इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेंगे जनरल डिजाइन कंसिडरेशन की। तो देखिए यहाँ पर देखिए जनरल डिजाइन कंसिडरेशन के लिए सबसे पहले हम इसकी कॉस्ट को जानेंगे। ठीक है, सारा कुछ इसमें हम देखेंगे, रिलायबिलिटी को देखेंगे, इरेज ऑफ जॉइनिंग, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इसमें चेक करेंगे। ठीक है, मतलब देखेंगे इरेज ऑफ फैब्रिकेशंस, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, देखेंगे। तो ये सारा कुछ हम इसको फॉलो करके हम जो डिज़ाइन करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है, डिजाइनिंग में, वो हमारा जनरल कंसिडरेशन कहलाता है। अब हम बात कर लेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए जो है कोड्स एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोड्स एंड स्टैंडर्ड। तो कोड्स एंड स्टैंडर्ड क्या होता है, तो देखेंगे यहाँ पर कोड्स एंड स्टैंडर्ड जो हमारा होता है। देखिए कोड्स हमारा एक प्रकार से कह सकते हैं, सबसे पहले हम कोड्स को यहाँ पर डिफाइन करेंगे, देन हम यहाँ पर स्टैंडर्ड को यहाँ पर जानेंगे। तो देखिए कोड्स हमारा जो है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को क्या करना है, इसकी हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, या हम कह सकते हैं कि इसकी हमें एनालिसिस करना है। ठीक है, एनालिसिस करना है या टेस्टिंग करना है। तो ये सारा कुछ जो प्रोसेस होगा हमारा टेस्टिंग करने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का, एनालिसिस करने का, मतलब किस टाइप से हम ये सारे प्रोसेस कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ये सारा प्रोसेस ही हमारा कहलाता है कोड्स। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोड्स। आखिर किस कोड्स के अकॉर्डिंग हम कोडिंग के थ्रू हम किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एनालिसिस उसकी कर रहे हैं किस कोड के थ्रू, और टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रोसेस जो होता है पूरा का पूरा यही हमारा कोड्स कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड क्या होता है, तो देखिए स्टैंडर्ड हमारा जो होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ये हमारा सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस को डिफाइन करता है। क्या करता है, देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये हमारा जो सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस होता है, ठीक है, सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस, इसको ये क्या करता है, डिफाइन करता है।
ठीक है। इसी को क्या करता है, ये डिफाइन करता है। और जैसे कोई भी कंपनी है तो कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग, रूल को फॉलो करके एक प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, तो वो मतलब एक स्टैंडर्ड बना देते हैं प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके। तो वो हमारा क्या कहलाता है, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हम कंपनी का जो रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है, उसको फॉलो करके हम प्रोडक्ट को एक स्टैंडर्ड बना देते हैं, ठीक है, यानी कि एक अच्छा प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो वो हमारा कहलाता है सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो वो हमारा होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वालिटी में आ जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर जो यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल है, ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे। एक चीज़ और जान लीजिए कि जो हमारा BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये हमारे किस में आता है, ये हमारा NS यानी कि नेशनल स्टैंडर्ड के अंतर्गत आता है। अगर हम बात कर ले ISO की, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारा आता है इंटरनेशनल, यानी कि देखिए यहाँ से पता चला है इंटरनेशनल, ठीक है। ISO ये हमारा इंटरनेशनल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसमें टॉपिक जो हमारा है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। देखिए यहाँ पर, और देखिए चैनल को सबसे पहले लाइक कर लीजिए अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने नहीं लाइक किया है। और यहाँ पर देखेंगे सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। तो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए किस तरह से हम मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं, ये हमको यहाँ पर देखेंगे और जानेंगे सारा कुछ। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर हमें मटेरियल का सिलेक्शन करना है तो हम उसके मतलब वो इस तरह से मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे कि उसमें जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स जो उसमें लगेगा और जो उसका नेचर होगा, आखिर किस मतलब किस टाइप का फोर्स लगेगा ये, और जो स्ट्रेसेस होंगे, ठीक है, जो स्ट्रेस होंगे उसको आखिर ये वियर कर पा रहा है कि नहीं, ये हम इसमें देखेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे कि जो उसकी टफनेस होगी मटेरियल की, ठीक है, टफनेस, यहाँ पर देखिए जो टफनेस होगी, हार्डनेस होगा, और यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, वाइब्रेशंस, तो इसको वियर करने की क्षमता भी, इफ़िशियंसी होनी चाहिए। एंड थर्ड अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए हम लिख दे रहे हैं थर्ड पॉइंट जो हमारा होगा वो हम कह सकते हैं उसका जो शेप एंड साइड में चेंजमेंट ना हो, मतलब जो वर्किंग कंडीशन है तो उसकी शेप एंड साइज में मतलब क्या हो, चेंजमेंट ना हो, इस तरह का मटेरियल होना चाहिए। और इसकी जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, और अवेलेबिलिटी मतलब होनी चाहिए, यानी कि जो मटेरियल है हमें आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पूरा याद मतलब जानना है। तो ये 5 पॉइंट अगर लिख देंगे आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक है, तो यही क्राइटेरिया भी आप मतलब लिख सकते हैं, ठीक है। अब अर्गोनॉमिक्स एंड एस्थेटिक्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो अर्गोनॉमिक्स है, अर्गोनॉमिक्स ये क्या होता है, सबसे पहले हम इसे जान लेते हैं। तो देखिए जो अर्गोनॉमिक्स होता है हमारा, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक मतलब 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 ग्रीक वर्ड, यहाँ पर देख लेंगे, एक अर्गन और एक नोमस, ठीक है। तो यहाँ पर जो अर्गन मतलब होता है, अर्गन मीन्स होता है वर्क, और नोमस मतलब होता है नेचुरल लॉ। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अर्गोनॉमिक्स क्या है, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है एक हमारा ग्रीक वर्ड है अर्गन, दूसरा हमारा नोमस। तो अर्गन मतलब होता है वर्क, और दूसरा हमारा जो नोमस होता है उसका मतलब होता है नेचुरल लॉ। जो हमारा क्या होता है, एक ऐसा वर्क जो हम नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग करते हैं, प्रोसीजर करते हैं, तो वो हमारा कंप्लीट करते हैं, वो हमारा होता है अर्गोनॉमिक्स, ठीक है। जैसे मैन मशीन हो गया, तो मैन मशीन जो हमारा है, मैन जैसे मशीन है, तो वो हम नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग जब उससे कोई भी प्रोसेस करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो हमारा अर्गोनॉमिक्स कहलाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखिए एस्थेटिक्स।
एस्थेटिक देखिए ऐसे बताएंगे आपको कि पूरा का पूरा माइंड सेट हो जाएगा और एग्जाम में आप जैसे ही क्वेश्चन पुटअप हो आप इजी वे में उसे सॉल्व कर सकें। तो देखिए एस्थेटिक क्या होता है। अब देखिए मार्केट में हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। मार्केट में, एक मिनट, देखिए मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। मास प्रोडक्ट होते हैं जिसमें से जो कस्टमर होता है, ठीक है, जो कस्टमर होता है वो क्या करता है, एक ऐसा प्रोडक्ट परचेज करता है जो जिसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, यानी कि जो टिकाऊपन है, ठीक है, वो ज़्यादा हो, उसके लिए कंफर्टेबल हो, यूजफुल हो। और एक प्रकार से देखिए एस्थेटिक का मतलब ही होता है सौंदर्य, ठीक है। क्या होता है, सौंदर्य, ठीक है। जो क्या हो, एक ऐसा प्रोडक्ट जो सौंदर्य दिखे, ठीक है, यानी कि शेप एंड साइज, कलर, ये सारा कुछ मतलब ठीक ठाक लगे, यानी आकर्षित हो, और मतलब इफ़िशियंसी जो हो वो भी ठीक हो, कॉस्ट ठीक हो, ये सारा कुछ कस्टमर देखता है। तो इसी को हम कहते हैं एस्थेटिक्स। यानी कि देखिए यहाँ पर एक मिनट, एस्थेटिक हमारा कह सकते हैं कि एक ऐसा एस्थेटिक यानी कि एक ऐसा मतलब प्रोसेस है कि जो हम प्रोडक्ट को आकर्षित बना सकें शेप एंड साइज़ के अकॉर्डिंग, डायमेंशन के थ्रू, या हम कह सकते हैं कि मतलब उसे सौंदर्य बना सकें, उसकी इफ़िशियंसी को अच्छी कर सकें, कॉस्ट उसकी मतलब ऐसी रख सकें कि कस्टमर के परचेस एंड कंफर्टेबल में रहे, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो हमारा होता है ये हमारा एस्थेटिक कहलाता है। यानी कि जिससे कस्टमर क्या हो, आकर्षित हो, इस तरह से शेप एंड साइज़ देना, कलरफुल उसको करना, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है एस्थेटिक। यानी कि देखिए मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, अब उसमें से कौन सा मतलब किसकी डिमांड है, क्या एफिशिएंसी है, क्या उसकी कॉस्ट है, ये सारा कुछ कस्टमर देखने के बाद उसे परचेज़ करता है, ठीक है, ताकि आकर्षित लगे। तो इस आकर्षण को ही क्या कहते हैं, एस्थेटिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एर्गोनॉमिक्स ऑफ डिज़ाइन, मैन मशीन एंड रिलेशनशिप। मैन मशीन रिलेशनशिप, मैन मशीन रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो देखिए मैन मशीन रिलेशनशिप क्या है, इसमें आपको 2-3 पॉइंट याद रखने। देखिए जो मशीन है वो मैन के द्वारा ही क्या हो सकती है, हम किस वर्क करा सकते हैं। मशीन का जो कोई भी कार्य होगा हम मतलब मशीन के द्वारा ही करेंगे। देखिए अब कोई भी कार्य है मान लीजिए, तो मैन और मशीन दोनों के ज़रिए हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि जब मैन रहेगा, ठीक है, और मशीन रहेगी, तभी हम किसी भी कार्य को, ऑपरेशन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब मान लीजिए दोनों में से एक नहीं है तो वो काम कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड जो है, देखिए अगर मैन नहीं है, ठीक है, मतलब मैन के द्वारा ही मशीन मतलब वर्क को कंटिन्यू रखा जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो मशीन ये कह सकते हैं, जो हमारा मैन है, ठीक है, जो ये मान लीजिए कोई मैन है और इसी के मतलब ये अब जब तक चलाएगा नहीं तब तक क्या है, हमारी मशीन कंटिन्यू वर्क नहीं कर पाएगी। तो कह सकते हैं कि बिना आदमी के हमारा कोई भी काम नहीं होगा, यानी कि बिना आदमी के लगातार मशीन नहीं चल सकती, ठीक है, मशीन नहीं चल सकती। नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जब भी हम क्या करेंगे, मशीन को इनपुट देंगे तो वो आउटपुट देती है। तो ये आप लिख सकते हैं, यही मैन मशीन रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसका कंट्रोल इक्विपमेंट्स क्या होता है या इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ठीक है। कंट्रोल यानी कि देखिए जो हमारा टॉपिक है वो हम कह सकते हैं डिज़ाइन ऑफ इक्विपमेंट फॉर कंट्रोल इन्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इन्वायरमेंट एंड यहाँ पर कंट्रोल लिख सकते हैं, इन्वायरमेंट एंड सेफ्टी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका क्या मतलब है कि जो हमारा कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट होता है, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, इसमें क्या होता है, एक डिस्प्ले लगा होता है जो क्या करता है, रेस्पॉन्स करता है। रेस्पॉन्स किसको करता है कि हमारा किस टाइप का वर्क हो रहा है,
क्या ऑपरेशंस हो रहा है, क्या डिफ़ॉल्ट है, ये सारा कुछ बताता है। ठीक है, तो आई होप आप ये आपको समझ में आ रहा होगा। और उसका शेप एंड साइज़ कैसा है ये भी इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसमें आता है आपका एस्थेटिक कंसिडरेशन रिगार्डिंग शेप, साइज एंड कलर। ठीक है, और सरफेस फिनिश। तो यहाँ पर 2-3 जान लेते हैं, शेप साइड शेप साइज ही जान लेते हैं कि देखिए जो एस्थेटिक है, एस्थेटिक इसके देखिए एस्थेटिक कंसिडरेशन देखिए रिगार्डिंग शेप। तो शेप की अगर हम बात करें तो शेप पहले जान लेते हैं कि इसका शेप जो है, जैसे मैकेनिकल की अगर हम बात करें तो इसका शेप जो है एस्थेटिक का, वो हम यहाँ पर 3-4 टाइप का शेप दे सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें जैसे स्टेप शेप हो गया, शेप की हम बात करें तो फर्स्ट आप स्टेप दे सकते हैं, स्टेप टाइप का शेप दे सकते हैं। सेकंड हम इसमें दे सकते हैं टेपर। ठीक है, टेपर दे सकते हैं जिससे आकर्षित लगेगा वो। और उसके सीयर हम दे सकते हैं। स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकार दे सकते हैं, स्कल्पचर। ठीक है, मूर्तिकार शेप दे सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा साइज़ की अगर हम बात करें तो साइज़ यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम नेक्स्ट यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर बात करें हम साइज़ की एस्थेटिक में, तो साइज़ हम बात करते हैं तो देखिए जो प्रोडक्ट होगा हमारा, ठीक है, और इसके जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स ये हमारे समानुपाती होते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, ये इस टाइप से हम इसका साइज़ दे सकते हैं। और हम कलर की अगर हम बात करें तो रेड कलर जो हमारा होता है ये हमारे जैसे डेंजरस के लिए होता है। ठीक है, ग्रीन जो होता है वो हमारे सेफ्टी के लिए होता है। देखिए ये हमारा डेंजरस है। ठीक है, सेफ्टी के लिए होता है ग्रीन। और हमारा जो येलो होता है वो हमारा चेतावनी के लिए होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आई होप आपको देखिए ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये कवर हो गया है। अब आप कोई भी यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम आती है या डाउट है आपका, ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर जो टॉपिक हमने बताया था कि आपको बाद में बताएंगे, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए एर्गोनॉमिक्स एंड एस्थेटिक्स आप यहाँ पे भी आप रीड कर सकते हैं कि देखिए एर्गोनॉमिक्स मैन मशीन वर्किंग परिवेश रिलेशनशिप के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और इसका उद्देश्य क्या है, उपयोगकर्ता यानी कि जो यूजर्स हैं इनके शारीरिक एंड मानसिक तनाव को कम करना है। क्योंकि देखिए फिजिकली एंड जो मेंटली स्ट्रेसेस हैं इनको रिड्यूस करता है मैन मशीन रिलेशनशिप। तो ये भी आप लिख सकते हैं उसमें। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो PDF है यहाँ पर देखिए 2 टॉपिक जो बचे हुए थे, फटीग एंड इंड्योरेंस लिमिट। तो फटीग देखिए हमने बताया था आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में भी है। ठीक है, तो फटीग क्या होता है, देखिए चक्रीय सहने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, फटीग कहते हैं। यानी कि जो रिसाइकलिंग लोड होता है, देखिए यहाँ पर जो रिसाइकलिंग लोड होता है यानी रिवर्सिबल लोड भी कह सकते हैं। तो ये हमारा जब भी हम किसी मतलब जो हमारा वर्क पीस होता है उस पर हम रिसाइक्लिंग लोड लगाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, उसके कारण जो हमारी स्ट्रेस की मतलब स्ट्रेस लगने के कारण क्या होता है, उसकी रेजिस्टिविटी में क्या होता है, रेजिस्टिविटी में थोड़ा सा कमी आ जाती है। उसी को हम फटीग कहते हैं। अब जैसे कोई वायर है, मान लीजिए ये कोई हमारी वायर है। ठीक है, अब यहाँ से बीच से हम इसको ऊपर नीचे तोड़ मरोड़ रहे हैं। ठीक है, ऊपर नीचे कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा आएगा कि वो क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी में कमी आएगी, वो हमारा टूट जाएगा। तो ये हमारा फटीग कहलाता है। ठीक है, चक्रीय सहने की क्षमता को फटीग कहते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर देखिए इंड्योरेंस लिमिट। इंड्योरेंस लिमिट क्या होती है कि वह अधिकतम पूर्ण प्रतिवर्तित नमन प्रतिबल यानी कि बेंडिंग स्ट्रेसेस जिसे एक मानक नमूने द्वारा समांतर 10⁻⁷ चक्रों तक सहन किया जा सकता है, वो हमारा इंड्योरेंस लिमिट कहलाता है। यानी कि एक ऐसी लिमिट जो क्या करती है 10⁻⁷ मतलब साइक्लिक को वो इंड्योर कर जाती है, वो हमारा इंड्योरेंस लिमिट कहलाता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया तो देखिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए यहाँ पर इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसको देख पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उनको उनकी जो तैयारी है उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको शेयर करना है। और जो इसने चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और देखिए इसका जो सेकंड चैप्टर है वो भी बहुत जल्द आपके यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। इसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखिए जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको
प्रोवाइड हो जाएगी। प्लेलिस्ट में ही आपके चैप्टर बाय चैप्टर आपको उसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप देखिए कोई भी मतलब इशू नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक थोड़ा पर्सनल इशू था जिसकी वजह से आपकी क्लासेज जो है वो परमानेंटली स्टार्ट नहीं हो पाई थी। ठीक है, जो क्लासेज हैं अब यहाँ पर आपकी क्लासेज कंटिन्यू स्टार्ट हो गई हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, उसका रिप्लाई जरूर दे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और देखिए जो फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के हैं वो भविष्य का जेई चैनल पर जाके ज्वाइन हो जाएँ। ठीक है, भविष्य का जेई, यहाँ पर आपको पूरा महामैराथन क्लास चलेगी। जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े उनके लिए, और वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।